नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिन्हा एमडी मिर्ची आज हेल्थ अवेयरनेस के अगले प्रोग्राम को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज आपको किडनी की होने वाली बीमारियाँ, अभी किडनी कैसे बीमार होती है या किडनी का अपना देखभाल कैसे करें, इसके बारे में कुछ बताने उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं क्या कि अभी देख रहा हूँ डे टू डे लाइफ में किडनी के बीमारी बढ़ रही है और किडनी से बहुत सारे लोग परेशान हैं। और किडनी एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है कि अगर वो गड़बड़ा गया तो बहुत दिक्कत हो जाता है। कारण क्या है कि वो इसको बोलते हैं, वो जो डिटॉक्सिफिकेशन, किडनी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी आप जो भी खाते हैं उसको जो जहर बनता है शरीर के अंदर, जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, उसको निकालने का काम किडनी का ही है। तो आप जो भी शरीर के ऊपर अपनी गलतियां करते हैं, जो भी उल्टा सीधा आप खाते हैं, अगर किडनी सही है तो आपको तो सुधार कर करके वो पेशाब में से जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है उसको निकाल देगा। तो फिर क्या होता है, जैसे किडनी डिस्टर्ब होती है और तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, फिर दवा भी कम करना पड़ता है, बीपी बहुत हाई चला जाता है। तो किडनी को संभालना बहुत ज़रूरी है। और संभालना इसलिए भी ज़रूरी है कि किडनी का जो शुरुआती लक्षण है, शुरुआत में क्रिएटिनिन मान लीजिए 1.5 हो रहा है, 2 हो रहा है, 2.5 हो रहा है, 3 हो रहा है, तब तक बहुत सारे लक्षण आपके शरीर में आते नहीं हैं। जस्ट लाइक ए साइलेंट किलर, लाइक ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, बराबर ना, इसमें लक्षण नहीं आते और आदमी को पता नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप जरूर कराइए। किडनी खराब होने के जो सबसे मेन कारण है वो है, सबसे पहला है ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर लंबे समय से हाई रह रहा है, लगातार 5 बरस 10 बरस तक आपने बीपी को कंट्रोल नहीं करके रखा है, तो संभावना है कि आपकी किडनी खराब हो सकती है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से चल रहा है तो खून की नली के अंदर बहुत प्रेशर से ब्लड जा रहा है, तो एंडोथेलियल का डिस्फंक्शन होगा, एंडोथेलियल जो है हार्ड हो जाएगी, और हार्ड होने से किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण किडनी आपका खराब हो सकता है, जो मुख्य कारण है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो डायबिटीज। अगर आपका अनकंट्रोल डायबिटीज लंबे समय से, इसका हनीमून पीरियड कम से कम आप लोग 10 ईयर्स मान के चलिए, अगर डायबिटीज आपको पिछले 10 सालों से अनकंट्रोल्ड है, तो संभावना है कि 10 साल के बाद किडनी में कुछ ना कुछ असर होगा, डायबिटिक स्क्लेरोसिस डेवलप करेगा। और डायबिटीज के कारण जो किडनी खराब होती है ना, वो जल्दी रिवर्स नहीं होता है। उसको स्टॉप तो कर सकते हैं, रोक तो सकते हैं, रिवर्स करने में बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोग को। इसलिए मैं डायबिटीज शुरुआती अवस्था में बार बार लोगों को समझाते रहते हैं कि HbA1c 3 महीने पर करिए, आप अपना FBS रेगुलर मॉनिटर करिए मंथली पे, अगर नहीं होता है तो सीजियम भी लगाइए, लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल रखिए। HbA1c 7 से नीचे रखिए। अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो देखा गया है कुछ ना कुछ आपका किडनी और दूसरे सब ऑर्गन और शरीर के अंदर जो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होना, जिसके कारण आपका हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक आना, ये सब शुरू हो जाता है। तो डायबिटीज आपको 10 साल का समय देता है, बीपी तो आपको 5 साल का ही समय देता है। 5 साल के अंदर देखा गया है कि आपका किडनी डिस्टर्ब होने लगता है, खास करके ब्लड प्रेशर के कारण। और सबसे मुख्य कारण, सबसे ज़्यादा कारण बीपी ही है। दूसरा जो कारण बताया मैंने, डायबिटीज आपको 10 साल का समय देता है। अगर 10 साल में डॉक्टर के, चूँकि आपको कुछ लक्षण आता नहीं है ज़्यादा, तो आपको लगता है सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बराबर आप चलते रहते हैं। तो हाथ जोड़ के एक बार विनती है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को आप मंथली कंट्रोल करें। लोगों को देख रहा हूँ अभी जो पेन किलर, मतलब जो बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी पेन किलर जो होता है, जो जैसे ब्रूफेन है, पैरासिटामोल, अगर आप 2 ग्राम से ज़्यादा खा रहे हैं, 2.5 ग्राम से ज़्यादा खा रहे हैं, खास करके पेन किलर में निमोसुलाइड लोग ले रहे हैं, ब्रूफेन ले रहे हैं, डाइक्लोफेनक ले रहे हैं, और 1-2 दिन से नहीं, उनको घुटन में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, खास करके यही 2 चीज़ में ज़्यादा देख रहा हूँ मैं। इनको कमर में दर्द है, वो डेली खा रहे हैं या तो सप्ताह में 2-3 दिन खा रहे हैं, और 1-2 दिन से नहीं, लगातार पिछले 5 बरस से 10 बरस से खा रहे हैं। और किडनी घुटन का भी ऐसा ही है, किन्हीं घुटन होता है, डायग्नोसिस करवाते नहीं है कि इनको क्यों ऐसा दर्द हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है, सुबह उठ करके नाश्ता करके गोली खा लेंगे, बोले मैं दिन भर ठीक रहती हूँ, और पिछले 10 साल से 15 साल से कर रहे हैं। तो ये क्या करता है ना, किडनी का जो है फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, आपका GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को घटाता है, क्योंकि इसके अंदर एक कार्किडोनिक एसिड है, उसको ब्लॉक कर देता है। इससे इन्फ्लामेटरी मार्कर जो है आपके ये हो जाते हैं, तो इससे किडनी को डैमेज होना शुरू हो जाता है। दूसरा है हायर एंटीबायोटिक। अगर एंटीबायोटिक इंडिया में तो उल्टा देखा गया कि जब भी हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं 5 दिन का, खाते लोग 3 दिन है, 7 दिन का देते हैं, खाते 3 दिन, जैसे बुखार कम हो गया, सब लक्षण हो गया, बंद कर दिए।
तो बहुत बार खास कर करके लोकल जीपी को मैंने देखा है कि एंटीबायोटिक बहुत हाई से शुरू करते हैं और लंबे समय तक कभी कभी दे देते हैं। और कुछ लोग तो इतने होशियार हैं यूट्यूब पे इस सब पर देख कर कर करके कि आप हायर एंटीबायोटिक, आपको पता नहीं होता है एंटीबायोटिक का कौन सा सिलेक्शन करना है, बराबर ना, किस जंतु के लिए करना है, कौन सा बीमारी आपको हुई है। कोई अमोक्सिसिलिन रट लिया है, कोई एम्पिसिलिन रट लिया है, कोई कुछ भी एंटीबायोटिक हमको अच्छा लगता है, कोई इथ्रोमाइसिन पकड़ रखा, जरा सा सर्दी हुआ इथ्रोमाइसिन चालू। ठीक है दोस्तों, हम भी यही करेंगे, लेकिन हमारा जो डोज होगा ना वो टाइट्रेटेड होगा, टाइम टाइट्रेटेड होगा, सब कुछ टाइट्रेटेड होगा। उसके साथ आपको सलाह दी जाएगी कि आप इस पर एंटासिड खाइए या आप कैसे खाइए, पानी कितना पीजिए, खाना पर क्या कंट्रोल करिए, खट्टा कैसे खाइए नहीं खाइए, उसके साथ हम लोग देते हैं। क्योंकि हम लोग के दिमाग में रहता है अगर कोई चीज़ हम लिख रहे हैं पेन किलर एंटीबायोटिक, तो साथ में जैसे मल्टीविटामिन दिया, एंटासिड दिया या कुछ ऐसा कुछ दिया जिससे उसका असर को कम करे। पानी का सलाह दूंगा, खाने का सलाह दूंगा, बराबर। आप अपने से करते हैं तो आप आधा अधूरा करते हैं, तो आप 90 टाइम गलत ही होते हैं। और टोबैको चूअर हैं तो हाथ जोड़ के बेरवानी है, चूँकि स्मोकिंग टोबैको ऑलरेडी आपके जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को बढ़ाता ही है और साथ साथ में एंडोथेलियल डिस्फंक्शन को डिस्टर्ब कराता है। और अल्टीमेटली जब डायबिटीज बीपी बढ़ेगा स्मोकिंग टोबैको के कारण, तो आपके जो एंडोथेलियल फंक्शन डिस्टर्ब होंगे और खून की नलियाँ पतली होगी और किडनी को खून कम मिलेगा, तो आपका किडनी डिस्टर्ब होगा। मोटापा है तो मोटापा को जरूर घटाना चाहिए, क्योंकि मोटापा में भी देखा गया कि लंबे समय तक अगर मोटापा बीएमआई आपका 30 से ऊपर रह रहा है, 30 से ऊपर, मॉर्बिड ओबेसिटी में भी चले जाते हैं लोग, मेडिकल ओबेसिटी, सर्जिकल ओबेसिटी। तो ऐसे स्थिति में ओबेसिटी अगर लंबे समय से है तो भी आपका जो है नुकसान करता है किडनी पे, तो इसको भी घटाने की जरूरत है। आपका बीएमआई को कम से कम 30 से नीचे लाइए, समझे। इसके लिए जो भी करना है, अभी तो आजकल तो बहुत सारे ड्रग आ गए, खास करके जिनको डायबिटीज है और साथ में ओबेसिटी है और स्लीप एपनिया है, उन सबों को आजकल ड्रग भी आ गई है। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट टैबलेट भी आ चुका है, इंजेक्शन भी आ गया है और लोग ले रहे हैं, कुछ सावधानियां के साथ ले रहे हैं। फिर से इसमें भी यही बात कर रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब व्हाट्सएप ज्ञान पर ना जाएं, इसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, लीवर के लिए, कैंसर, पेंक्रियाज के लिए, सबों के लिए, और डॉक्टर के गाइडेंस मिले। तीसरा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें होती जैसे माँ बाप के संपत्ति लेते, उसी तरह जेनेटिक डिजीज भी हमारे शरीर में आ जाता है। तो जेनेटिक डिजीज में शायद ये नेफ्रोपैथी है या कोई नेफ्राइटिस है, तो या बायलैटरल रीनल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ऐसे कुछ जेनेटिक कारण होते हैं जिसके कारण भी आपका किडनी डिस्टर्ब हो जाता है। और ये पता जब चलता है जब हमको बीपी आपका, चूँकि होता क्या है ना, बीपी के कारण भी किडनी खराब होता है और किडनी के कारण भी बीपी खराब होता है, दोनों चीज़ें बढ़ जाता है, दोनों चीज़ें हैं। अगर बीपी लंबे समय तक है, किसी और कोई कारण से भी है, तो भी आपका किडनी डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये देखा गया कि यदि आपका किडनी डिस्टर्ब है तो सबसे पहला लक्षण पता चलता है वो बीपी से पता चलता है। बीपी मालूम है कम उम्र में बीपी आपका 180, 90 और 1-2 ड्रग से तो कम ही नहीं हो रहा है, बहुत सारा 2-2, 3-3 ड्रग दे रहे हैं तो भी कम नहीं हो रहा। तब हम लोग का ध्यान जाता है कि कहीं ना कहीं इनका लग रहा है कि गड़बड़ाया हुआ है। तो उस स्थिति में हम लोग जो है ना, आपका ब्लड प्रेशर को कर देखिए, जब जांच जो बोलते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर की जांच कराते हैं, साथ में डायबिटीज को भी देखते हैं, साथ में जो है सीरम क्रिएटिनिन देखते हैं, EGFR देखते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखना बहुत जरूरी है उम्र एज के हिसाब से। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है UACR, मैं जरूर बोलूँगा, अगर किडनी का फंक्शन को अगर आपको एसेस करना है तो बाकी सब आप करें कि ना करें, UACR जो है सबसे अर्ली डिटेक्शन है किडनी डिजीज के लिए। यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो जिसको बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक, और सबसे पहला इंडिकेटर, अगर UACR आपका 300 से बढ़ा हुआ है, इसका मतलब किडनी पक्का डिस्टर्ब हो रहा है। 30 से 300 के बीच में रहना चाहिए। अगर आपका ऊपर साइड जा रहा है, 200-250 रह रहा है, तब समझिए कि कुछ ना कुछ आपको करने की जरूरत है। और बहुत बार बीपी कंट्रोल करके, डायबिटीज कंट्रोल कर करके, डाइट कंट्रोल कर करके, और बहुत सारा वाटर का रिटेंशन करा कर करके, फास्फोरस का लेवल कम कर करके, पोटासियम डाइट को कम कर करके भी इसको आराम से हम लोग 200 से ला करके उसको 30 के नीचे तक ला सकते हैं। तो ये अगर आप किडनी के लिए अगर आप जांच करा रहे, प्रारंभिक जांच करा रहे हैं, UACR का आप जरूर रिक्वेस्ट करिए, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। ठीक है, क्रिएटिनिन भी बताता है कुछ, लेकिन वेट बताता है। GFR तो आपको खाली पता चलेगा कि आपका कितना कम हुआ है, लेकिन UACR अगर एल्बुमिन का क्रिएटिनिन रेशियो आपका गड़बड़ाया हुआ है, इसका मतलब पक्का किडनी आपका डिस्टर्ब है।
बहुत बार ऐसा होता है कि रिकरेंट जो यूटीआई होता है, खास करके फीमेल में देखे हैं हम लोग, रिकरेंट फंगल है या जो भी है, यूरिन में इन्फेक्शन लग रहा है या पेशाब की थैली में इन्फेक्शन लग रहा है, क्रोनिक सिस्टाइटिस बोलते हैं, वो सिस्टाइटिस का इन्फेक्शन कभी कभी ऊपर तक चढ़ के चला जाता है। क्योंकि लेडीजों में क्या है कि पैखाना का रास्ता और बच्चेदानी का रास्ता बहुत आपस में एक दूसरे से सटा हुआ है, तो पैखाने के धोने वोने के जो तरीके होते हैं, हाथ जो है पीछे की ओर ले जाना चाहिए, कभी कभी आगे की ओर ले आते हैं। पैखाना धोते हैं तो हाथ को आगे की ओर जब बढ़ाते हैं तो उसमें से जो फेकल मटेरियल है कभी कभी कंटामिनेटेड हो जाता है और एसेंडिंग इन्फेक्शन जो है नीचे से चला जाता है और क्रोनिक सिस्टाइटिस डेवलप कर जाने के बाद उसको आप ट्रीट नहीं करते हैं रेगुलर, उनको लगता है ल्यूकोरिया, सफ़ेद पानी पड़ना, ये सब कॉमन है, पीआईडी, वो लोग झेलते रहते हैं बहुत लंबे समय तक। मेरे हाथ से जूम विनती है कि आप ऐसा ना करें, हो सकता है वो इन्फेक्शन आपको एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में डेवलप हो जाए और आपकी किडनी को डिस्टर्ब कर दे। और दूसरा है किडनी स्टोन। अगर आपके स्टोन किडनी में अगर आपका कहीं स्टोन है, अपर कैलिक्स, लोअर कैलिक्स, मिडिल कैलिक्स या उरेट्रिक स्टोन है, तो उस स्टोन को कोशिश करिए कि उसको निकालने के लिए जो भी करना पड़े उसको करिए। लंबे समय तक उस स्टोन को न रखिए, कारण कि उसको रखने से क्या है, आपको इन्फेक्शन बार बार लग सकता है और कभी कभी किडनी में इन्फेक्शन लग जाता है। खास करके हाइड्रोनेफ्रोसिस जब डेवलप करता है किडनी, जा करके मान लीजिए साइज जो है 6-6.5 mm की यूरेटर है, उसमें 7 mm का पत्थर वो कभी नहीं निकलेगा दोस्तों। 7, 7.5, 8 तक का तो मुश्किल है, तो उसको तोड़वाना पड़े, निकालना पड़े या जो भी करना पड़े उसको करवा करके स्टोन को निकालिए। क्योंकि स्टोन को निकाला हाइड्रोनेफ्रोसिस में कभी कहीं भी अगर पेशाब रुकेगा या कहीं भी बोलते शरीर के अंदर मान लीजिए बाइल है, यूरिन है या खाने की नली है, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा ना तो इन्फेक्शन लगने का चांस बहुत बढ़ जाता है। जैसे नदी बहता रहता, नदी में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर नदी के धार को अगर आपने रोका तो शायद पानी गंदा होने का चांसेस बहुत रहता है। उसी तरह बॉडी के अंदर है, जो भी चीज़ है नली के थ्रू बह रही है, उसको कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, किसी भी जगह में भी, किसी ऑर्गन में भी, तो इन्फेक्शन लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसमें आपकी किडनी कंप्रोमाइज होता है और कभी कभी इतना डैमेज हो जाता है कि आपको किडनी भी निकालनी पड़ जाती है और आपका क्रिएटिनिन डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कारण आपका बीपी बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। दूसरा जो किडनी का है कि ये सब चीज़ों को कर करके, दूसरा अभी आजकल डायबिटिक में एक ड्रग आ गया है GLT-2 इनहिबिटर बोलते हैं उसको, जिसमें वो डापाग्लिफिजोन आजकल बहुत कॉमन देख रहा हूँ। डापाग्लिफिजोन है, इम्पाग्लिफ्लोजिन है, यानी फ्लोजिन डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, दूसरा अपने भाषा में GLT-T2 इनहिबिटर बोलते हैं। ये कभी क्या करता है कि ग्लूकोज को यूरिन से निकालता है और खास करके ओल्ड एज में, अर्ली एज में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ ब्लडर का कंट्रैक्शन अच्छा रहता है तो उसको फ्लश कर देता है, बैक्टीरिया को चढ़ने नहीं देता है, चर्निंग इन्फेक्शन को। तो खास करके जिनको स्टोन है और माताएं या उम्र वाले जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, पेशाब में धार कम है या पेशाब के थैली में अगर इन्फेक्शन है और 50-60 से ऊपर का उम्र है उनका, तो अगर और स्टोन के साथ है, ओल्ड एज में लेडीज हैं, ल्यूकोरिया का शिकायत है, तो इन सबों को SGLT-T2 इनहिबिटर अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मैं अपने अभी 4-5 साल के प्रैक्टिस में 2-3 पेशेंटों को मैंने देख चुका हूँ, ग्लूकोसूरिया के कारण एसेंडिंग इन्फेक्शन हुआ और अल्टीमेटली किडनी तक भी डैमेज हो गया और उनके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में बहुत तकलीफें हुई हमको। तो मैं कोशिश बोलूँगा कि अगर ऐसा कोई डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने पेशाब के संबंधित बीमारी के बारे में ज़रूर उनको चर्चा करिए कि पेशाब कम हो रहा है या रुक रुक के हो रहा है या बार बार हो रहा है या लोअर एब्डोमिनल पेन में आपको पेन रह रहा है, और माताएं अगर हैं तो उनको बार बार अगर इन्फेक्शन लग रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है या सफ़ेद पानी की कोई शिकायत है, तो इसको डॉक्टर के सामने डायबिटीज की दवा लिखने के पहले ज़रूर चर्चा करें। ये सब कर के आप जो है अपनी किडनी की सेहत को संभाल सकते हैं। तो इसमें दूसरा है, किडनी की सेहत के लिए डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है, पानी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो पानी मैं बोलूँगा कुछ चीज़ें को आप ध्यान ऐसे भी रखें। सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि आपको एनुअल चेकअप जरूर कराइए, बराबर। एनुअल चेकअप, हेल्थ चेकअप कराइए, जैसे मैं बोला सीरम क्रिएटिनिन कराइए, EGFR कराइए, OHCR कराइए, डायबिटीज को कंट्रोल देखिए है कि नहीं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल है कि नहीं वो जरूर देखिए। साल में एक बार जरूर आप कर ऐसा करें, क्योंकि देखा गया है कि शुरुआती के लक्षण, जैसे बोला मैंने कि क्रिएटिनिन 2-2.5-3 तक तो आपको कोई लक्षण ही नहीं पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको किडनी डिस्टर्ब हो रहा है। रिपोर्ट कराएंगे, मान हुआ किडनी 1.8 है, 2.2 है, 2.5 है, तब पता चलता है कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो वो सब स्टेज है, वही स्टेज है जो गोल्डन स्टेज है, जिसको बोलते हैं, जिस पर कि आप हम मदद करेंगे, हमको मैक्सिमम मदद कर सकते हैं कि आपका किडनी खराब ना हो और आप डायलिसिस पे ना जाएं, बराबर ना। वरना क्या है, डायलिसिस तो आपका इंतजार कर ही रहा है। अगर आप किडनी 3, 3.5, 4 से ऊपर गया, समझे, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हुआ, पोटाशियम हाई हुआ, वाटर रिटेंशन शुरू हो गया, पोटाशियम हाई हो गया, तो आप डायलिसिस पे चले जाएंगे। तो उस समय हम लोग सलाह देते हैं कि आप अर्ली डिटेक्शन कराइए। अर्ली डिटेक्शन के लिए नहीं, अगर कुछ बीमारी है तो भी एनुअल बॉडी चेकअप जरूर कराइए।
दूसरा जो है इसमें हम लोग बोलते हैं अगर आपको लगता है किडनी आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है तो करना क्या है। जैसे एसिम्टोमेटिक आपको लक्षण उतरे नहीं आए, क्रिएटिनिन 2-2.5 के आसपास घूम रहा है, तो आप कोशिश करिए कि अपनी नमक की मात्रा को कम करें। 5 ग्राम से ज़्यादा नमक ना खाएं। 5 ग्राम का मतलब हुआ 1 चम्मच, पूरा 1 चम्मच एक दिन में आप नमक खा सकते हैं। दूसरा इसमें हम लोग बोलते हैं कि आपको ये चीज़ें तो आपको समझ नहीं आती है डाइट में, बहुत सारे तेल वाले में भी यही कहानी है, साल्ट वाले में भी यही कहानी है। तो आपको बंद क्या क्या करना है मोटा मोटी मैं बताता हूँ। आप अचार ना खाएं, नमकीन ना खाएं, बराबर ना, चूँकि नमकीन नहीं खाएं, चिप्स में भी आपको प्रॉब्लम है, बराबर ना। आपका जितना भी पैकेज फूड है, प्रोसेस फूड है, सब में नमक की मात्रा, जितने भी प्रोसेस फूड है, वेज हो या नॉन वेज हो, सब में आपकी नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है, ताकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, ताकि उसमें पानी ना रहे, क्योंकि पानी रहेगा तो वस्तु सड़ जाएगी। इसलिए जितने भी प्रोसेस फूड है, वेज या नॉन वेज के, सब में जो है आपको वो सब रहता है नमक की मात्रा ज़्यादा। तो लोगों को पता नहीं चलता, लोग खाली डाइटरी पोटाशियम के ऊपर ध्यान रखते हैं, 1 चम्मच के ऊपर। नहीं दोस्तों, आपको अचार भी कम करना है, सलाद भी कम करना है, पापड़ भी कम करना है, बराबर ना, चिप्स कम करने हैं, नूडल्स कम करना है, वो जो नमकीन आता है नमकीन को कम करना है। इन सबों में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कि नमक रहता है। जूस को कम करना है, इन सबों को कम कर करके सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक में भी रहता है, खास करके जीरा सोडा ये सब जो आप पीते हैं उसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो नमक का अगर कम करना है तो इन सब चीज़ों में, अगर जिनका भी किडनी थोड़ा डिस्टर्ब है, तो जैसा मैंने जो बताया वो सब चीज़ों को आप कम करें। नूडल है, प्रोसेस फूड है, नमकीन है, अचार है, चिप्स है, सॉफ्ट ड्रिंक है, प्रोसेस फूड है, सबको आप जरूर कम करिए। दूसरा है अवॉइड, हम लोग बोलते हैं कि आप पानी की मात्रा को कम से कम 2.5 से 3.5 लीटर जरूर रखें। अगर किडनी का डिस्टर्ब है तो 2.5 लीटर, कम से कम 2.5 लीटर, जाड़ा के दिनों की बात कर रहा हूँ। गर्मी के दिन में तो 3.5-4 लीटर पीजिए। बरसात के दिनों में भी खास करके भी देखिए ह्यूमिडिटी अभी रहता है तो पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, इनसेंसिबल लॉस बोलते हैं, पानी वाटर बहुत ज़्यादा आपका शरीर से निकलता है। तो इस समय आप जितना पानी पी सकते हैं अपने को हाइड्रेट रखने के लिए करिए। कम से कम कोशिश करिए कि आपका 3-3.5 लीटर पानी कम से कम हो। और जाड़ा का दिन है तो 2 से 2.5 तक चलता है, बराबर ना। अगर आपको कोई हार्ट डिजीज है या डॉक्टर ने मना किया है कि पानी कम पीजिए, तो बराबर है कि आप थोड़ी सी मात्रा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 3। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोशिश करिए जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। और जो मैंने आगे बताया था कि जैसे पेन किलर को अवॉइड करिए, बराबर ना, ये सबको बिना मतलब का हायर एंटीबायोटिक ना लीजिए, स्मोकिंग बंद करिए, टोबैको को कम करिए, अपनी मोटापा को कम करिए। ये सब को कर करके आप अपनी किडनी को सेहत कंट्रोल करके रख सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बोला था कि अगर आपका क्रिएटिनिन डिस्टर्ब हो रहा है, पोटाशियम अगर हायर साइड में जा रहा है, तो लो पोटाशियम डाइट अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, लो पोटाशियम डाइट कैसे कम कर सकते हैं आप, क्या क्या सब्जी में क्या क्या खाना है, फ्रूट में क्या क्या खाना है। और किडनी वालों को हम लोग जनरली जूस बोलते हैं, आप कम से कम पीजिए, क्योंकि जूस में क्या होता है, जैसे सेल को आप फ्रूट को आप ऐसे फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट को अगर आपने जूस में कन्वर्ट कर दिया ना तो उसके सेल टूट गए, तो सेल टूटने के कारण पोटाशियम बहुत ज़्यादा हो गया उस पानी के अंदर। जैसे नारियल के पानी में भी पोटाशियम बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि खाने पीने की जो कुछ वस्तुएं हैं जो हम लोग कॉमन खाते हैं, फ्रूट और सब्जी, उसके बारे में बता दूं, किसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, किसके अंदर सोडियम कम है, किसके अंदर फास्फोरस का मात्रा अच्छा है, कैल्शियम इसमें देना होता है, बराबर ना। तो कैसे उसको डाइट से कंट्रोल करें किडनी को। बस अभी आज का वीडियो इतना ही कि किडनी को कैसे संभाल रखें और किडनी को डैमेज होने से कैसे बचाया जा सकता है, बराबर ना। जैसे मैंने फिर से अभी आपको एक बार याद दिला देता हूँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर आप रेगुलर चेकअप कराएं, डायबिटीज आप रेगुलर चेकअप कराएं, पेन किलर लंबे समय तक ना खाएं, हायर एंटीबायोटिक लंबे समय तक बिना सलाह के ना खाएं, आप स्मोकिंग टोबैको ले रहे हैं तो उसको छोड़ दें। और मोटापा अगर आपका अननेसेसरी मेडिकल ओबेसिटी या सर्जिकल ओबेसिटी में कोशिश करिए, जो भी कर सकते हैं उसको, योगा, एक्सरसाइज, डाइट, जो भी कर सकते हैं ओबेसिटी को घटाइए। जेनेटिक है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सावधानी बरत सकते हैं। सावधानी बरतने में यही है कि अपने बीपी को कंट्रोल रखिए, डायबिटीज को कंट्रोल रखिए, डाइट पे कंट्रोल रखिए, पानी की मात्रा को सही रखिए। तो डाइट कंट्रोल कर करके आप भी डायलिसिस से बच सकते हैं। दूसरा जो है आपका जो बताया मैंने, किडनी का इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन, ब्लडर का इन्फेक्शन, और कुछ ड्रग मैंने बताया GTL2 इन्हिबिटर, और किडनी स्टोन है तो उसको जितना जल्दी हो ट्रीट कराइए, बराबर। ऐसा कर करके आप किडनी का सांस संभाल रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।